चंद सालों में विज्ञान की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की रफ्तार से आते हुए प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा जाएगा। इस स्टेशन को 1998 में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे विश्व में कूटनीति और आपसी सहयोग की एक बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है। अंत तक पहुंचने के साथ ही एक युग का अंत भी हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से चिकित्सा जगत में कई बीमारियों के इलाज को खोजना और जलवायु परिवर्तन की निगरानी। पिछले लगभग 30 सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा है। लगभग 30 साल पहले अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अब इसका ढांचा कमजोर पड़ने लगा है और 6 साल के भीतर इसे बंद कर दिया जाएगा। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में ये जानने की कोशिश करेंगे स्पेस स्टेशन के बंद होने के बाद क्या होगा। पार्ट 1, उड़ान। हमारी पहली एक्सपर्ट जेनिफर लेवासर वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के म्यूजियम की क्यूरेटर है। वो बताती हैं कि ये स्टेशन लगातार 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाता रहा है और लगभग 93 मिनट में ये पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये काफी चमकदार है। अगर सूर्य का एंगल सही हो तो इसे देखा भी जा सकता है। ये लगातार एक रफ्तार से चक्कर लगाता है। 1942 में जर्मन इंजीनियरों ने अंतरिक्ष तक पहुंचने की क्षमता रखने वाली मिसाइल बनाई थी। जेनिफर लेवासर रॉकेट दूर तक पहुंच सकते थे और यहीं से मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाने के प्रयासों की शुरुआत हुई। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना खटाई में पड़ गई। दरअसल अमेरिका दोनों के बीच चांद पर मनुष्य को भेजकर अपनी टेक्नोलॉजी का वर्चस्व साबित करने की होड़ लग गई, जिसमें 1959 में अमेरिका की जीत हुई। 1970 के दशक में दोनों देशों ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में भेजे, लेकिन 1989 में अमेरिका के स्काई लैब को बंद किए जाने के बाद अमेरिका की महत्वाकांक्षी 1984 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए। Tonight I am directing NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade. राष्ट्रपति रीगन ने नासा को अन्य देशों के भीतर अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टेशन बनाने के निर्देश दिए जहां रहकर मनुष्य रिसर्च कर सके। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिर 1989 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के काम में अमेरिका के साथ। उस समय अगर अमेरिका ने रूस को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया होता तो संभवतः रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम जारी नहीं रह पाता। 1994 में जो तकनीकी सहयोग शुरू हुआ उसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सफल बनाया। इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में अमेरिका और रूस के अलावा यूरोप, कनाडा और जापान ने भी बड़ा सहयोग दिया। जेनिफर कहती हैं कि इस प्रकार का अभी नहीं हुआ था। 90 के दशक के मध्य में इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा बननी शुरू हो गई। ये तय हुआ कि इसमें अमेरिका और रूस का ऑर्बिटल सिस्टम होगा और साथ ही उसमें जापानी और यूरोपीय मॉड्यूल भी जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य ढांचा एक नौका के समान है जिसमें ऐसे दूसरे मॉड्यूल जोड़ने की व्यवस्था की गई है जहां मनुष्य रह सके। साथ ही बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था भी की गई है, मगर इसे अंतरिक्ष में भेजना बहुत महंगा काम था। इसे जमीन से संचालित करने के लिए विशाल ढांचागत व्यवस्था। 1998 में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल बनाकर कजाकिस्तान से अंतरिक्ष में लॉन्च किया। Liftoff of the Proton rocket and the Zarya control module, the first component of the International Space Station heading toward orbit. उसी साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने अपना मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद इसमें दूसरे मॉड्यूल जोड़े गए। जेनिफर कहती हैं कि इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया 2011 का साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा हो गया
मगर इस विशाल ढांचे में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों और संसाधनों के बीच सहयोग और समन्वय कैसे होता है? पार्ट 2 अंतरिक्ष। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े देशों यानी अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय देशों के कम से कम 7 वैज्ञानिक हमेशा रहते हैं। उनका अभियान आमतौर पर 6 महीनों का होता है। इस बारे में हमने बात की अपने दूसरे एक्सपर्ट मार्क मैकॉक ग्रीन से, जो जर्मनी के हाइडेलबर्ग शहर में स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में खगोल विज्ञानी है। Many of the people might be biologists, they might be geologists, oceanographers. ज्यादातर लोग जीव विज्ञानी, खगोल विज्ञानी या समुद्र विज्ञानी होते हैं। पिछले 20 सालों में इन लोगों का चयन नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी या दूसरी स्पेस एजेंसियों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अब निजी पर्यटक भी अंतरिक्ष स्टेशन पर जा सकते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन या सोयूज कैप्सूल में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। मार्क कहते हैं कि इस यात्रा में 12 घंटे से लेकर चंद दिन भी लग सकते हैं। ये सब धरती से स्पेस शटल के लॉन्च होने और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ उसकी डॉकिंग या जुड़ने के लिए कितना समय लगता है, इस पर निर्भर है। मगर इस छोटे से अंतरिक्ष यान में बैठे यात्रियों को पूरा वक्त अपनी सीट पर बैठे रहना पड़ता है, जो कि मुश्किल साबित हो सकता है। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने तक एक तंग जगह में रहना भी कोई आसान बात नहीं है और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से काम करना है। To be selected as an astronaut in the first place, you've definitely. जब अंतरिक्ष एजेंसियां वहां भेजने के लिए किसी का चयन करती हैं, तो ये जरूर देखती हैं कि वह व्यक्ति शांत स्वभाव का हो और छोटी मोटी बात से विचलित ना होता हो। दूसरी बात ये भी है कि ISS पर नहाने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए केवल गीले कपड़े से बदन पोंछकर काम चलाना पड़ता है। 6 महीने या कभी कभी 1 साल तक बिना नहाए रहना मुश्किल होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। ISS पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए ताज़ा खाना अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंचता रहता है, यानी उन्हें सिर्फ पैकेज्ड फूड पर निर्भर नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों को खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बिस्किट या ऐसी कोई चीज न खाएं जिसके टुकड़े गिरकर वहां हर जगह तैरने लगें। इसी तरह सोने के लिए वो स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें दीवार के साथ बांध दिया जाता है ताकि वो वहां तैरने न लगे। मगर क्या लंबे अरसे तक अंतरिक्ष में रहने का अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर? There are definitely impacts. For example, there are things to do with. असर तो निश्चित ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर मांसपेशियों को क्षति होती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, शरीर में द्रव्य का प्रभाव भी प्रभावित होता है, जिससे शरीर में दबाव बढ़ सकता है और अंतरिक्ष में मनुष्यों की दृष्टि भी। मार्क कहते हैं कि इनमें से कई समस्याएं दोबारा धरती पर लौटने के साथ ही खत्म तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अंतरिक्ष में रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत पर क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसकी जांच अभी जारी है। चांद पर लंबे अरसे तक रहने या फिर मंगल ग्रह की यात्रा, जिसमें काफी अधिक समय लगेगा, तो उसका अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए कई प्रयोग चल रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर इस अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले देशों के बीच राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष की पड़ताल पर इसका क्या असर पड़ेगा? पार्ट 3 अंतरिक्ष कूटनीति। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, उसके तहत इसमें शामिल सभी देशों ने इसके रखरखाव, मरम्मत और वहां अंतरिक्ष ले जाने को लेकर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दोहराई थी। हमारी तीसरी एक्सपर्ट माया क्रॉस अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हैं। वो कहती है कि इस समझौते के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद मॉड्यूलों पर, उसके भीतर के संसाधनों पर उन्हें वहां ले जाने वाले देशों का पूरा अधिकार है।
And if you think of it spatially in the modules of the ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अमेरिकी मॉड्यूल पर अमेरिका का कानून लागू होता है और रूसी मॉड्यूल पर रूसी कानून लागू होता है। इसी के आधार पर ISS पर समस्याओं का समाधान। मगर फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद उसके और अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ संबंध खराब हो गए और एक समस्या खड़ी हो गई। at a certain point shortly after the invasion, Roscosmos actually हमले के फौरन बाद रॉसकॉस्मोस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने आप को अलग करके वहां अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ने की धमकी दी थी। रूस ने अपने मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग करने की भी बात की थी। उस समय ISS की पैदा हो गई थी। हालांकि अंततः रूस ने ऐसा नहीं किया। माया क्रॉस कहती हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने सहयोग जारी रखा और वहां काम पहले की तरह चलता रहा, क्योंकि उन वैज्ञानिकों के पास धरती से आदेश मिलने के बावजूद स्पेस स्टेशन पर मौजूद संसाधनों और स्थिति को संभालने के पर्याप्त अधिकार थे। यानी यहाँ कूटनीति दो अलग अलग स्तर पर काम। प्रोजेक्ट संबंधी रूस का कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म हो जाएगा। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष से हटाने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि उसके बाद क्या होगा। रूस और भारत जैसे चंद देश अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने की होड़ में हैं। the last thing any of us would want to see is the development of two blocks of space. कोई नहीं चाहेगा कि अंतरिक्ष में शोध के लिए दो अलग गुट बने, एक अमेरिकी नेतृत्व वाला गुट और दूसरा चीन के नेतृत्व वाला गुट, क्योंकि इससे संघर्ष बढ़ेगा और दशकों से जिस आपसी सहयोग के आधार पर ये अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम चल रहे थे उसकी मूल भावना ही नष्ट हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी रूस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट से बाहर होने के मद्देनजर अमेरिका ने समस्या के समाधान के लिए निजी कंपनियों का रुख एलन मस्क की SpaceX कंपनी के साथ सहयोग शुरू कर दिया है। SpaceX पिछले 10 सालों से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रही है, मगर उसकी मंशा पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की भी है। पार्ट 4 अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण। हमारी चौथी एक्सपर्ट वेंडी विटमैन कॉब अल्बामा में स्कूल ऑफ एडवांस्ड एयर एंड स्पेस स्टडीज में सुरक्षा और रणनीति संबंधी विषयों की प्रोफेसर है। वो कहती हैं कि स्पेस स्टेशन का ढांचा 30 साल रेडिएशन और कठोर स्थितियों की मार झेलते झेलते कमजोर पड़ता जा रहा है। अब अगला सवाल है कि इसे बंद करके अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। स्पेस स्टेशन को चलाने वाले इंजन का हिस्सा रूसी है और रूस के सहयोग के बिना इसे धरती के वायुमंडल में लाना मुश्किल है। If the Russians say we are not going to use our engines to अगर रूस ISS को अंतरिक्ष से हटाने के लिए अपने इंजन का इस्तेमाल करने से इनकार कर देता है तो अमेरिका को दूसरा विकल्प खोजना होगा। इसके लिए उसने SpaceX कंपनी से एक प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार करने के लिए बात शुरू की है, जो ISS से जुड़कर उसे पृथ्वी के वायुमंडल में लाएगा। ये दरअसल सरकारों की अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों के साथ भागीदारी की शुरुआत भर है। After the ISS is deorbited, decommissioned, ISS को बंद करने के बाद सरकार किसी नए अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर ले जाने के लिए SpaceX कंपनी के शटल मॉड्यूल का इस्तेमाल पहले से ही शुरू हो चुका है। आगे निजी कंपनियों के सहयोग से अंतरिक्ष प्रोजेक्ट हो सकता है। दिसंबर 2021 में नासा ने 3 अमेरिकी कंपनियों को वैकल्पिक अंतरिक्ष स्टेशन का डिजाइन तैयार करने का, इनमें से एक डिजाइन ऑर्बिटल रीफ को तैयार करने में अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस की भागीदारी है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों और पर्यटकों को लाया जा सकेगा। नासा विमान निर्माण कंपनी एयरबस द्वारा तैयार किए जा रहे स्पेस को डिजाइन करने में भी मदद कर रहा है। चीन की निजी अंतरिक्ष कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। इन सभी प्रयासों का मकसद केवल नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाना नहीं है, बल्कि इंसानों को अंतरिक्ष में बसाने का माध्यम खोजना भी है। guiding motivation is sort of being able to spread. इन सब का उद्देश्य मनुष्यों के अस्तित्व का संरक्षण है। एलन मस्क और जेफ बेजोस साइंस फिक्शन से प्रेरित हैं। SpaceX चाहती है कि अगर पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आ जाए तो मनुष्यों को अंतरिक्ष में बसाया जा सके। वहीं जेफ अंतरिक्ष में विशाल इंडस्ट्रियल पार्क या फैक्ट्रियां लगाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं।
जिससे पृथ्वी को प्रदूषण के प्रभाव से बचाया जा सकता है। इन दोनों कंपनियों के प्रयास सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि मनुष्यों के भविष्य को लेकर एक आदर्शवादी सोच से। ये महत्वाकांक्षी सोच और योजनाएं हमारे मुख्य प्रश्न का जवाब भी हैं। नए स्पेस स्टेशन के निर्माण और अंतरिक्ष यात्रा सस्ती होने से कई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। स्पेस स्टेशनों का इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटा जा सकेगा। साथ ही अंतरिक्ष पर्यटन और भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने की तैयारियां भी की जा सकेंगी। लेकिन एक बात तो सच है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हटाने के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का